तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चिन्मय ट्यूटोरियल्स। गाइस, आप लोग यहाँ पे अपनी मैराथन कर रहे हैं जिसमें हमने काफी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सोगा। सोगा को मैंने आपको 3 to 4 आवर्स में पढ़ाया था, बट यहाँ पे अगर आप वो उसको हाफ एन आवर में कवर कर दोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एट लास्ट जो लास्ट टाइम पे अपन को रिवीजन करना होता है ना, वो यहाँ से अपन कर सकते हैं। तो देखो सोगा क्या बोलता है। देखो पहले सोगा, सोगा की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो पहले क्या होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सेक्शन 76 से लेके 123 हटा दिया गया था और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया था, दैट इज सोगा। देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है एक कॉम्प्लीमेंट्री है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से साथ चलता है। जनरल प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चलते हैं, बाकी सोगा के अपने स्पेसिफिक प्रोविजन है। इट गवर्न ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। इमूव प्रॉपर्टी इज नॉट कवर अंडर द एम्बिट ऑफ सोगा एंड इट इज गवर्न बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे गवर्न क्या करता है? सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को कौन ले गया? टोपा ले गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में तीन पार्टी होती है, सेलर मतलब तीन बातें होती है, तीन पार्टी में तीन बातें होती है, एक सेलर, एक बायर, फिर ट्रांसफर होता है या फिर अग्री टू ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है आपने एकदम से प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी, और अग्री टू ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप अग्री हो कि आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे। जैसे कि मैंने अगर आज केक ऑर्डर किया और आज नहीं परचेज करके 2 दिन बाद परचेज किया, तो वो अग्री टू ट्रांसफर हुआ, मतलब 2 दिन बाद वो प्रॉपर्टी मेरे पास ट्रांसफर हुई। प्रॉपर्टी इन गुड्स जाएगी बायर, प्रॉपर्टी जाएगी बायर के पास, और फ्री में नहीं जाएगी भाई, मनी कंसिडरेशन में जाएगी। फ्री में जाएगी तो गिफ्ट के प्रोविजन लग जाएंगे, और अगर कुछ मतलब इमूवेबल जाएगी तो फिर टोपा के प्रोविजन लग जाएंगे। अच्छा, चीज के बदले में चीज जो होता है वो बार्टर सिस्टम होता है, तो वो भी यहाँ पे कवर्ड नहीं है। अब असेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स? तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर क्या होगा? गुड्स होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोविजन होने चाहिए, प्राइस होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोविजन 2 पार्टीज होनी चाहिए। 2 पार्टीज है, बायलैटरल है भाई, आप अपने आप को तो कोई चीज बेचोगे नहीं, तो 2 पार्टीज होगी, एक सेलर होगा एक बायर होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब मूवेबल प्रॉपर्टी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाती है। गुड्स, गुड्स का मतलब होता है मूवेबल काइंड ऑफ थिंग। इट इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रासेस, thing attached to and forming part of a land which is agreed to be served before sale and agreement to sale। भाई अगर सेल करने से पहले उस चीज को अलग कर दिया जा सकता है, दैट इज गुड्स। मतलब जैसे अगर आपने कोई घर बेचा, अब घर बेचा तो फैंस जो है वो अलग किए जा सकते हैं, तो वो क्या होगा? गुड्स होगा। इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? एक्शनेबल क्लेम और मनी, क्योंकि मनी देखो एक जो पैसा आप देते हो वो पैसा वापस नहीं मिलता। एक्शनेबल क्लेम भी अपने टोपा में पढ़ लिए थे। एक्शनेबल क्लेम एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, और मनी का मतलब होता है लीगल टेंडर ऑफ मनी। लेकिन अगर कोई ओल्ड कॉइन्स है तो वो लीगल टेंडर नहीं माने जाते। फिर आता है नेक्स्ट प्राइस। प्राइस का मतलब होता है मनी कंसिडरेशन। देयरफॉर गुड्स शुड बी एक्सचेंज फॉर मनी, पैसों के बदले में मुझे। सिमिलरली एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में अगर गुड्स एक्सचेंज होता है उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, सेल नहीं बोलते। सिमिलरली इफ नो कंसेशन इन्वॉल्व इट अमाउंट टू सेल नॉट, इट अमाउंट टू गिफ्ट नॉट सेल। अगर कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो उसको बार्टर सिस्टम बोलेंगे, उसको सेल नहीं बोलेंगे। सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। अब एक डिफरेंस पूछा जाता है, सेल और कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है? तो सेल में क्या होता है कि अगर मान लो मुझे चिप्स खानी है, मैं नीचे शॉपकीपर के पास गई और उससे चिप्स लेके आ गई, दैट इज सेल। मतलब एक हाथ लो और एक हाथ दो। अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? अग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है जब फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, जैसे कि मैंने आज केक ऑर्डर किया तो आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, दैट इज अग्रीमेंट टू सेल। तो सेल क्या होता है? ओनरशिप ऑफ गुड इज ऑलरेडी ट्रांसफर, जिसमें ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? अग्रीमेंट द ओनरशिप ऑफ गुड विल बी ट्रांसफर्ड फ्यूचर डे ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, कुछ कंडीशन फुलफिल होगी तब ये ट्रांसफर होगा। अग्रीमेंट टू सेल कब सेल बन जाता है? जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है या फिर टाइम एक्सपायर, जैसे कि उसने बेकरी वाले ने बोला कि 2 दिन बाद केक ले जाना, तो 2 दिन बाद। हायर परचेज और सेल में क्या डिफरेंस है? हायर परचेज में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं,
इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे। तो मैम फिर वो तो इंस्टॉलमेंट हो गया। देखो इंस्टॉलमेंट में अगर मैंने कार ली तो कार की ओनरशिप हैंड टू हैंड ट्रांसफर होती। इंस्टॉलमेंट में अगर मैंने कार ली तो कार की ओनरशिप हैंड टू हैंड ट्रांसफर होती। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है कि हम लोग अभी परचेज करते हैं, हम लोग धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट देते हैं, और जिस दिन हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं उस टाइम पे हमारे पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। जिस टाइम हम लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं उस टाइम हमारे पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। एक बात याद रखना, जैसे लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम लोग देते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करें या फिर कैंसिल कर दें। तो हायर परचेज एक अग्रीमेंट टू गिव गुड्स ऑन हायर। इन एडिशन इट गिव द हायर एक ऑप्शन देता है टू परचेज द गुड एट द हैंड ऑफ हायरिंग पीरियड। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप लास्ट में चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। और आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में हायर परचेज का एक चैप्टर भी पढ़ा होगा ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। Therefore, the possession of goods transfer immediately. Possession तो ट्रांसफर हो जाता है, बट ओनरशिप इन गुड ट्रांसफर ओनली द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हो तभी आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर होती है। द हायर हैज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम बिफोर द ओनरशिप ट्रांसफर। ओनरशिप ट्रांसफर करने से पहले आप कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकते हो। ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, यही ट्रू टेस्ट है हायर परचेज का, कि अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो तो इसका मतलब यही सच टेस्ट है। आगे चलते हैं। सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। देखो वर्क एंड लेबर में क्या होता है, जब हम लेबर को किसी काम के लिए रखते हैं दैट इज वर्क एंड लेबर। और सेल तो आप जानते ही हो, गुड्स को जब सेल करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर रेंडरिंग ऑफ सर्विस, हम लोग लेबर की क्या लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ स्किल इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दे मे और मे नॉट बी डिलीवरी ऑफ गुड्स, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे गुड्स डिलीवर हो। वेयर इन केस ऑफ सेल डिलीवरी ऑफ गुड एक एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल इज गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक्स एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रासेस, थिंग अटैच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें दो चीजें इंक्लूड नहीं है, क्या, मनी और एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम एनफोर्सेबल बाय लॉ, मनी लीगल टेंडर मनी है, उसको गुड्स नहीं माना जाता। अब टाइप्स ऑफ गुड्स हमारे यहाँ पे तीन होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी अवेलेबल है। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाद में बनेंगे। और कंटीजेंट गुड वो होते हैं जस्ट लाइक ये भी फ्यूचर गुड्स होते हैं, पर ये किसी कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। वो कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको गुड्स मिलेंगे, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो गुड्स नहीं मिलेंगे। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी तीन तरीके का होता है, स्पेसिफिक गुड्स, एक्सर्टेन गुड्स और अनएक्सर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स होता है जिसका ब्रांड होता है, जो नाम से बिकता है। स्पेसिफिक गुड्स जैसे कि कोहिनूर का हीरा एक ही है। एक सर्टेन गुड्स जिसको हम लोग छाट लेते हैं, लेकिन देखो जब जिसकी छटनी की जा सकती है, जैसे कि मैं किसी कॉफी मग शॉप पे गई और वहाँ पे 10 मग्स पड़े थे, 10 में से मैंने एक उठा लिया, दैट इज एक्सर्टेन। अनएक्सर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी छटनी नहीं की जाती, जैसे हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स, तो उसको एक एक को तो छाट नहीं सकते ना हम लोग, जैसे मटर है उसको एक एक को तो नहीं छाट सकते, बल्क में उठाया जाता है, तो ऐसे में वो होते हैं अनएक्सर्टेन गुड्स। आते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर ओन्ड एंड पजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये स्पेसिफिक हो सकते हैं, एक्सर्टेन हो सकते हैं और अनएक्सर्टेन हो सकते हैं। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स आर गुड विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्री एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इन सिंपल वर्ड दीज आर द गुड हुज इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैव बीन फाउंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे माइकल अग्री कि मैं रेड एवॉन साइकिल खरीदूंगा रोजी का, और रोजी के पास एक ही रेड एवॉन साइकिल है, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक गुड्स गए, मतलब जो नाम से ही बिक रहे हैं। एक्सर्टेन गुड्स क्या होता है, गुड आर एक्सर्टेड एंड आइडेंटिफाई ऑन मार्क कीप असाइड फॉर सेल दैट देन सच गुड्स आर नोन एज एक्सर्टेन गुड्स, जिसको छाट सकते हैं। जैसे 10 मग में से मिस्टर एडिक्टेड चूज 1 मग, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्सर्टेन गुड्स हो गए, जिसकी आइडेंटिफाई कर देते हैं। लेकिन एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गई तो फिर अब वो क्या हो जाएंगे, वो स्पेसिफिक गुड्स हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट अनएक्सर्टेन गुड्स। अनएक्सर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी छटनी नहीं की जा सकती, आपको बल्क में उठाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होता है, जैसे मान लो मैंने टेलर को बोला कि मेरे लिए एक कोट बना देना। अब कोट बना देना तो मैं आज उसको ऑर्डर दे रही हूँ, लेकिन वो बनाएगा कब, 2 दिन बाद, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। लेकिन याद रखना यहाँ पे सेल नहीं होता, अग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल नहीं होता, अग्रीमेंट टू सेल होता है। फ्यूचर गुड्स आर गुड टू बी मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
इन फ्यूचर गुड देयर इज ओनली अग्रीमेंट टू सेल, नॉट सेल एज अ गुड डू नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करते। फिर आते हैं कंटीजेंट गुड पे, जो किसी कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। कंडीशन फुलफिल होगी तो गुड्स ट्रांसफर होगा, कंडीशन डिपेंड फुलफिल नहीं होगी तो गुड भी ट्रांसफर नहीं होगा। These are the good which are acquired by seller on the happening of some contingency, which may or may not happen. Contingency होगी तो good transfer होगा, contingency नहीं होगी तो good transfer नहीं होगा। जैसे अमर agree to sell अकबर all the apple of Anthony अकबर, only if Anthony sell it to अकबर। एंथोनी ने अकबर को दिए तभी अकबर अमर को देगा, तो ये क्या है, कंटीजेंट गुड्स है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स पेरिशेबल बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो एक्सर्टेन गुड्स और अनएक्सर्टेन गुड फिर भी इजीली मिल जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक गुड्स इजीली नहीं मिलते हैं। तो अगर स्पेसिफिक गुड खराब हो जाए, मतलब स्पेसिफिक गुड्स खराब हो जाए सेल होने से पहले, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में सेल होने से पहले अगर खराब हो जाएंगे तो वो सेल होगी ही नहीं, वो सेल वॉइड हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक गुड्स का होना चाहिए, गुड्स पेरिशेबल होना चाहिए और दोनों पार्टीज को इस बारे में नॉलेज नहीं हो। एक्सेप्शन, अगर सेलर को इस बारे में नॉलेज है फिर भी वो जबरदस्ती बायर को उस चीज के लिए सोल्ड आउट कर रहा है, तो ऐसे में सेलर क्या करेगा, लायबल होगा। ये सारे प्रोविजन सिर्फ स्पेसिफिक के होते हैं, एक्सर्टेन और अनएक्सर्टेन यहाँ पे चलता ही नहीं है। क्यों, एक्सर्टेन और अनएक्सर्टेन के केसेस में तो दूसरे मिल जाते हैं ना, वहाँ पे स्पेसिफिक एक थोड़ी है। गुड पेरिशेबल आफ्टर मेकिंग अग्रीमेंट ऑफ सेल वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड। सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी, अगर सेल खराब हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वही सेम बात है कि अगर जो भी बायर को लॉस हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो तो कंपनसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्राइस क्या होता है, प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन। तो देखो ये प्राइस कैसे हो सकता है, मनी कंसिडरेशन में ही होगा, ना बार्टर सिस्टम चलेगा ना ही गिफ्ट चलेगा। फिर हम लोग आ जाते हैं मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस। तो फिक्स कैसे करते हैं प्राइस फिक्स करते हैं एक अग्रीड मैनर में। ये थोड़ी थर्ड पार्टी को बुला के, जैसे बायर और सेलर को नहीं समझ में आ रहा तो किसी थर्ड पार्टी को बुला दिया, या फिर किसी कोर्स ऑफ डीलिंग, जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में कैसे प्राइस फिक्स होती है, 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर गज मान लो, तो मल्टीप्लाई बाय वो कर लेंगे और कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डिटरमाइन द प्राइस, अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं हो रही तो बायर और सेलर क्या मानेंगे, रीजनेबल प्राइस मानेंगे। जैसे कई बार आप अपने फ्रेंड से कोई चीज़ लेके आते हो तो वो क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से देना, तो अगर वहाँ पे प्राइस डिसाइड नहीं होती तो एक रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस क्या होती है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑन ईच केसेस। जनरली मार्केट प्राइस को ही क्या माना जाता है, रीजनेबल प्राइस माना जाता है। कॉन्सिक्वेंस प्राइस इज नॉट फिक्स बाय द थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं कर पाती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। अगर थर्ड पार्टी प्राइस इसलिए फिक्स नहीं कर पाती क्योंकि बायर या सेलर किसी एक ने उसको रोका, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होता ही है, लेकिन जो इनोसेंट पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, वो उसको चार्ज पे करेगा। फिर आता है कंडीशन एंड वारंटी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो कंडीशन क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले जब आप लोग कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो, दैट इज कंडीशन। जैसे एक जलपरी है, उसने बोला कि मुझे एक ऐसी वॉच चाहिए जो कि क्या हो, पानी में भी चले, वो क्या है, कंडीशन। अगर उसको ऐसी वॉच मिलेगी तभी वो परचेज करेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं परचेज करेगी। तो कंडीशन क्या होता है, मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि वो कंडीशन फुलफिल होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। जबकि वारंटी क्या होता है, उसके साथ मिलने वाला आगे का वारंटी पीरियड। जैसे कि जलपरी को वॉच के साथ 1 साल की वारंटी मिली, अब वॉच 1 साल में टूट जाती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन ही थी, टूटना कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही थी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि वो क्या हो, वाटर प्रूफ हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, वारंटी। तो कंडीशन एक मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो टूटती है तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल होता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इट डिफेक्ट द वेरी पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेड। वारंटी क्या होता है, कोलेटरल होता है टू द मेन पर्पस, अगर ये टूटती है तो हमें सिर्फ डैमेजेस मिलते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। फिर हम पढ़ लिया हमने जलपरी वाला एग्जाम्पल, तो मैंने बता दिया। अब कब कब ऐसा होता है, कंडीशन में आपको पैसे नहीं मिलते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है पूरा का पूरा, लेकिन वारंटी में आपको डैमेजेस के पैसे मिल जाते हैं। कंडीशन कब वारंटी बन जाती है, जब हम लोग डिफेक्टिव चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमने वेव कर दी कंडीशन। जैसे कि जलपरी को अगर वाटरप्रूफ वॉच नहीं भी मिली तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो फिर ऐसे में क्या होगा, उसने खुद ने ही कंडीशन वेव कर दी। बायर इलेक्ट की, उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच, उसने सिर्फ क्लेम मांगे, उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया। When the contract is indivisible and buyer accept the goods at part therefore the breach of can treat as breach of warranty। अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि जलपरी ने मोबाइल फोन परचेज किया, मोबाइल
तो सही चल रहा था पर चार्जर खराब था। अब अगर दो कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों अलग नहीं हो सकते, तो आपने या तो पूरा तोड़ो, और पूरा नहीं तोड़ सकते तो फिर उसको पूरे के लिए क्लेम ही मांगो, तो उसको वारंटी बोलते हैं। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन इन वारंटी। एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है, जो बोल के या फिर लिख के होती है। इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी क्या होती है, जो ना तो बोल के होती है ना लिख के होती है, वो फिर अपने आप ही इम्प्लाइड बाय लॉ होती है। अब इम्प्लाइड कंडीशन इन वारंटी क्या है, ये यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशंस दे रखी है और ये इम्प्लाइड वारंटीज दे रखी है। एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ रहे हैं। कंडीशन इज द टाइटल। ऑब्वियसली देखो, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप उसके ओनर हो। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप उसके ओनर हो, इसमें कोई आपको मना नहीं करेगा। ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर की वो आगे सोल्व कर सकता है। और अग्रीमेंट टू सेलर में, अग्रीमेंट टू सेल में अगर जैसे कि मान लो बायर कोई खरीदता है कोई चीज़, तो वो जब ट्रांसफर कर सकता है आगे जब उसको वो चीज़ मिल जाए। मतलब जैसे कि मान लो अगर मैंने केक परचेज किया तो मैं आगे उसको किसी को भी सोल्ड आउट कर सकती, लेकिन मैं केक का ऑर्डर देके तो मैं आगे उसको कब सोल्ड आउट करूंगी, जब वो मुझे मिल जाएगा। कंडीशन एज ए सैंपल क्या होता है कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो सैंपल देख के, तो वो सैंपल और गुड्स दोनों मैच होने चाहिए। कंडीशन एज अ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कई चीज़ों में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, पीछे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है, तो वो डिस्क्रिप्शन और वो सैंपल अगर आपको दिखा दिया, जैसे कि मान लो आप फन फूड की कोई चीज़ लेकर आए, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो उसमें वही चीज़ें होनी चाहिए जो डिस्क्रिप्शन में हो, प्लस अगर आपको वो लोग सैंपल दिखा रहे हैं तो वो सैंपल से भी करस्पॉन्डेंट होना चाहिए, तो दोनों बातें होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम लोग कंडीशन एज अ मर्केंटेबल क्वालिटी। एक नॉर्मल क्वालिटी तो होनी चाहिए कि लोगों के खाने लायक वो चीज़ होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ होलसेलमैन सिर्फ ईटेबल पे चलता है कि अगर कोई चीज़ आप खा रहे हो तो वो फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन होनी चाहिए। जैसे कि एक पर्सन है जिसने मिल्क परचेज किया, उसमें टाइफाइड के जर्म से, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो ये गलत है। ऐसी कंडीशन मतलब ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। कंडीशन इज अ क्वालिटी और फिटनेस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसी कोई कंडीशन पहली बात तो होती ही नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको आपकी क्वालिटी के हिसाब से या आपके फिटनेस से दे। तो जनरल रूल क्या बोलता है कि ऐसी कोई इम्प्लाइड कंडीशन ही नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ आपकी क्वालिटी या फिटनेस के हिसाब से दी जाए। लेकिन ये एक्सेप्शन होता है कब, जैसे इम्प्लाइड कंडीशन की गुड्स जो है वो ह्यूमन मतलब हमारे हिसाब से होनी चाहिए। कब, जब बायर ने सेलर को स्पेसिफिकली बोल दिया, जैसे कि मान लो मैं किसी पार्लर में गई और मैंने वहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मत यूज़ करना, तो यहाँ पे फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मैंने साफ साफ बोल दिया भाई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, तो फिर वो चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन मेरे हिसाब से वो मुझे सही नहीं लग रही। बायर ने बोला सेलर के स्किल्स और जजमेंट को बेस्ट समझा, सेलर उसी चीज़ में डील करता है, तो ऐसे में इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो उसकी क्वालिटी उसकी टाइप की ही चीज़ को देगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, द कंडीशन ऑफ फिटनेस और क्वालिटी डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। गुड स्पेसिफिक नेचर के ट्रेडमार्क, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे एग नहीं सूट करता, मुझे एग नहीं सूट करता, लेकिन फिर भी मैंने एग वाला शैम्पू ले लिया, तो मेरी गलती है, सेलर की थोड़ी गलती है। When the product is used for specific purpose, buyer use it for the abnormal purpose without disclosing. आपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया लेकिन आपने उस गलत मतलब उस पर्पस के लिए उसको यूज़ ही नहीं किया, तो ऐसे में फिर सेलर की गलती नहीं है। बायर ने एक से ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ किया तो हम लोग यहाँ पे लाइबल नहीं है, सेलर लाइबल नहीं है। जैसे कि अगर आपने शैम्पू लिया तो शैम्पू को आप लोग नहा भी रहे हो और हेयर वॉश भी कर रहे हो, तो ऐसे में अगर आपकी बॉडी में स्किन एलर्जी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ऐसे में सेलर लाइबल नहीं है। अब होता है इम्प्लाइड वारंटीज। वारंटी एज अ क्वाइट पोजीशन, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लोग लेते हो तो उसका पोजीशन आपका होता है। वारंटी एज फ्रीडम फॉर एनकम्बरेंसेस, उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का बर्डन नहीं होना चाहिए। वारंटी हैज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ अ गुड्स, अगर गुड्स में कोई डेंजरस नेचर है तो वो डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट। वारंटी एज अ क्वालिटी, फिटनेस और यूजेस ऑफ ट्रेड, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप लोग ले रहे हो तो वो क्वालिटी की होनी चाहिए और फिटनेस होनी चाहिए, वह ह्यूमन कंजप्शन। फिर हम लोग कहाँ गए थे, अब एक डॉक्ट्राइन होता है। इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटीज खत्म होती है, अब एक डॉक्ट्राइन स्टार्ट करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर बोलता है लेट द बायर बी अवेयर। अगर सेलर आपको कोई चीज़ दे रहा है तो बायर की ये ड्यूटी है कि वो देखे, बायर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज़ सही क्वालिटी की है या नहीं, फिट फॉर इंटेंडेड पर्पस है या नहीं है। अगर वो फिट फॉर इंटेंडेड पर्पस है तो ही आप परचेस करो, वरना मत करो, क्योंकि हर चीज़ पे आप लोग सेलर के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बायर की भी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है कैवेट एम्प्टर के, कब कब कैवेट एम्प्टर नहीं चलता, जब सेलर ने झूठ बोल के बायर को कोई चीज बेची है और बायर ने उस चीज पे रिलाई कर दिया हो, सेलर ने कोई चीज छुपाई हो, when the buyer rely upon skills and judgment of seller and expressly impliedly communicate to him with the object or गुड्स कोई बायर ने सेलर के जजमेंट पे रिलाई किया, गुड्स कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के बाय किया और वो डिस्क्रिप्शन से अगर वो मैच नहीं कर रहे तो ऐसे में क्या होगा, वो कैवेट एम्प्टर नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है। कब प्रॉपर्टी बायर से सेलर को जाती है, तो देखो प्रॉपर्टी मतलब गुड्स, गुड्स जब बायर से सेलर के पास जाएंगे तो गुड्स के साथ रिस्क भी जाएगा, तो रिस्क का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्यों, क्योंकि ऐसे में अगर मान लो गुड्स खराब हो जाते तो सेलर लॉस बियर करेगा या बायर लॉस बियर करेगा, तो देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला जनरल रूल क्या है, ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक और एक्सर्टेन गुड्स की तो जब भी गुड्स सोल्ड आउट होता है उसी टाइम पे चली जाती है। स्पेसिफिक गुड्स में गुड्स डिलीवरेबल स्टेज में होनी चाहिए, जिस दिन वो डिलीवरेबल स्टेज में होगा उस दिन वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है तो उसको डिलीवरेबल स्टेज में बनाओ, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर व्हेन टू कंडीशन सेट गुड्स आर ब्रॉट इन डिलीवरेबल स्टेज, और बायर को इस बारे में नोटिस्ड होना चाहिए। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेज में पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रह गई है, जैसे कि कुछ वेट करना रह गया है, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करना रह गया है, तो जैसे ही वो प्राइस डिटरमाइन हो जाए, वेट मेजरमेंट हो जाए, तब आप लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो वापस बोल रही हूँ, गुड डिलीवरेबल स्टेज में तो हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाएगा, डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है तो जिस दिन वो डिलीवरेबल स्टेज में आएगा उस दिन वो ट्रांसफर होगा, प्लस उसके प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा। थर्ड, गुड्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कुछ वेट एंड मेजर देखने पड़ते हैं, तो वो वेट एंड मेजर जब आप लोग देख लोगे तो जब वो ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एक्सर्टेन ऑफ फ्यूचर गुड्स, एक्सर्टेन ऑफ फ्यूचर गुड्स की कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, द ओनरशिप ऑफ एक्सर्टेन ऑफ फ्यूचर गुड्स, तो फ्यूचर गुड्स की कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जिस दिन वो बन के आ जाएंगे, ठीक है, तो जिस दिन वो बन के आ जाएंगे उस दिन उसको ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो देखो अप्रूवल बेसिस पे मतलब कि अभी कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग कोई चीज परचेज करके आ जाते हो और बोलते हो या तो खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, तो ऐसे में अप्रूवल बेसिस पे होते हैं वो, तो जिस दिन आपने अप्रूवल दे दी उस दिन क्या होगा, आपके ऊपर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे बायर ने अप्रूवल दे दी, या बायर अडॉप्ट द गुड्स बाय हिज एक्ट, या कुछ एक्ट से कर लिया, बायर रिटेन द गुड विदाउट सिग्निफाइंग अप्रूवल, रख के बैठ गए हो गुड्स को तो अप्रूवल ही हो गई डीम, या फिर आपने रिटर्न देना इम्पॉसिबल हो गया, जैसे अमेजोन में 7 दिन में रिटर्न होता है, अब रिटर्न देना इम्पॉसिबल हो। रिजर्वेशन राइट ऑफ डिस्पोजल, जनरली देखो जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो सारे के सारे राइट्स भी किसके पास चल जाते हैं, बायर के पास, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेलर अपने राइट्स रखता है कि मैं इस गुड्स को सोल्ड आउट कर सकता हूँ, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ प्राइस, सेलर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वो ये रखता है, तो इसको बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेल बाय नॉन ओनर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। तो जनरली देखो गुड्स को कौन ट्रांसफर करता है, वही पर्सन ट्रांसफर करता है जो उसका ओनर होता है, जनरली वही पर्सन गुड्स को ट्रांसफर करता है जो उसका ओनर होता है। सेल बाय नॉन ओनर जनरली तो जनरल रूल क्या है, सिर्फ सेलर ही ट्रांसफर करता है। एक्सेप्शन रूल मैंने इतने सारे 10 पढ़े हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन रूल क्या है, फर्स्ट मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट भी गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है, क्यों, मर्केंटाइल एजेंट वो होता है जैसे शॉपकीपर है, वो ओनर नहीं है गुड्स का, लेकिन फिर भी वो गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है। सेल बाय को ओनर और जॉइंट ओनर, अगर मान लो आप और आपके भाई ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है या कोई गुड्स ले रखा है तो आप दोनों मिलकर ट्रांसफर कर सकते हो। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सेलर ने अभी तक गुड्स सोल्ड आउट कर बायर ने कोई गुड्स परचेज किया है और अभी वो गुड्स क्या है वो सोल्ड आउट, मतलब या तो वो रिटर्न करेगा या फिर वो रखेगा, डिपेंड करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जैसे अमेजोन में हमारे पास 7 दिन होते हैं, 7 दिन में या तो रिटर्न कर दो या फिर खुद रख लो, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, उस बीच अगर बायर ने उसको ट्रांसफर कर दिया तो भी वो वैलिड ट्रांसफर माना जाता है, जबकि वो ओनर नहीं होता उस टाइम।
सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, कई बार सेलर के पास कोई चीज़ पड़ी होती है जो चीज़ वो बेच चुका होता है, लेकिन अगर मान लो उसे किसी थर्ड पार्टी को बेच दी तो वो कैसे पता लगाएगा कि वो सेलर की है या किसी और की है, तो वो वैलिड ट्रांसफर माना जाता है। सेल बाय बायर इन पोजीशन ऑफ अ गुड बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कई बार हम लोग भी कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं जिसके पैसे नहीं लेके आते और वो हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऐसे में बायर के पास ओनरशिप नहीं आई, बस पोजीशन आया, लेकिन हम लोग जब आगे ट्रांसफर करते हैं तो सामने वाला कैसे पता लगाएगा कि हम उस चीज़ के ओनर है या नहीं, तो वो वैलिड ट्रांसफर मान जाता है। अनपेड सेलर होता है, जैसे सेलर को पूरे पैसे नहीं मिले, आधे अधूरे पैसे मिले, तो वो भी आगे ट्रांसफर कर सकता है। एक्सटोपल, वो बंदा जो ओनर नहीं है पर दिखा रहा है मैं ओनर हूँ, तो वो भी ट्रांसफर कर सकता है। पॉनिंग ऑन डिफॉल्ट ऑफ पॉनर टू रीपे द लोन, अगर आपने किसी से लोन लिया है और अपनी कोई सिक्योरिटी उसके पास रखवाई है, अगर आप लोन नहीं रीपे कर पा रहे तो वो आपकी चीज़ को बेच सकता है। अब आ जाता है रूल्स ऑफ डिलीवरी एंड एक्सेप्टेंस। तो देखो, डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने पोजीशन गुड्स का सामने वाले बंदे को दे दिया। अब डिलीवरी दो तरह की होती है, तीन तरह की होती है। एक्चुअल डिलीवरी, जैसे कि मान लो मैंने आपको एक ये वाली रिंग सोल्ड आउट की, मैंने ये उतार के आपको दे दी हाथ में, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी, जब हैंड ओवर करो। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है, जैसे मैंने अपनी कार आपको सोल्ड आउट की, तो मैंने आपको कार नहीं दी, मैंने आपको कार की दे दी, मतलब सिंबल दे दिया, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। अब आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में होता है जैसे आप मुझे मिले नहीं आपके घर पे, तो मैंने आपके एजेंट को या आपकी पड़ोसी को या आपकी मम्मी को देके आ गए, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है, मोड ऑफ डिलीवरी जैसा बायर बोले वैसा ही होना चाहिए। पेमेंट और डिलीवरी कॉन्करेंट होने चाहिए, मतलब एक हाथ लो और एक हाथ दो। बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी, भाई ऑब्वियसली बायर खरीदेगा तभी तो सेलर सोल्ड आउट करेगा। पार्ट डिलीवरी, अगर पार्ट्स में डिलीवरी हो रही है तो फाइनल डिलीवरी कब मानी जाएगी, जब पूरी का पूरा पार्ट पहुंचेगा। लेकिन मान लो अगर हर एक पार्ट अपने आप में पूरा है तो वहां पे पार्ट 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 को ही पूरा पूरा मानते जाएंगे। प्लेस ऑफ डिलीवरी डिपेंड करता है कि क्या आप लोग डिसाइड करते हो, और नहीं है तो रीजनेबल प्लेस। टाइम ऑफ डिलीवरी एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, या फिर जैसे अमेजोन वगैरह में लिखा आता है इतने टाइम में, तो उतने टाइम में हो जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ थर्ड पर्सन के पास है तो वो छोड़ेगा तभी उसको डिलीवर किया जाएगा। When demand of delivery is treated as ineffectual, ठीक है, तो अगर आप लोग अदर देन बिजनेस आवर्स अगर डिलीवर करते हो तो उसको डिलीवरी नहीं माना जाता। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कौन बियर करता है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी देखो, सेलर के गोडाउन से निकालने से लेके बाय शिपमेंट तक पहुंचाने तक का कॉस्ट कौन बियर करता है, सेलर। लेकिन शिपमेंट से लेके बायर के घर तक पहुंचाने का कॉस्ट बायर बियर करता है। और डिपेंड करता है, कई बार आजकल आप अमेजोन वगैरह में देखते हो फ्री डिलीवरी भी होती है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर गलत क्वांटिटी को डिलीवर कर दिया तो फिर क्या होगा, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, अगर कम डिलीवर आया तो या तो पूरा रिजेक्ट कर लो या पूरा एक्सेप्ट कर लो। एक्सेस डिलीवरी आया तो हो सकता है पूरा रिजेक्ट कर लो, हो सकता है पूरा एक्सेप्ट कर लो, और हो सकता है पार्ट एक्सेप्ट कर लो, जो एक्सेस है उसको रिजेक्ट कर दो। मिक्स्ड अगर डिलीवरी आ जाए तो आपकी मर्जी है उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। डिलीवरी इंस्टॉलमेंट कब पूरी होती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आती है, पर मैंने पहले ही बताया कि हर इंस्टॉलमेंट अगर अपने आप में पूरी है तो उसको फुल डिलीवर माना जाता है। अब आ जाता है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर वो बंदा होता है जिसको कोई चीज, उसने कोई चीज़ बेची लेकिन उसको उसके पूरे पैसे नहीं मिले। अब वो ड्यू चाहे 1 रुपये का हो चाहे वो कुछ भी हो, रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग ही होता है। राइट क्या अनपेड सेलर के, वो गुड्स को रीसोल्ड कर सकता है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले। लेकिन देखो, गुड्स को कैसे रीसोल्ड करेगा, अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो उसको हैंड टू हैंड बेच सकता है बिना बायर के नोटिस, बायर को नोटिस भी नहीं देगा। ठीक है, अगर उसको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा और उसने बायर को नोटिस भेज दिया है कि भाई पैसे दे दे या वरना मैं तेरा गुड सोल्ड आउट कर दूंगा, तो अगर बायर तो भी पैसे नहीं देता नोटिस देने के बाद, तो फिर वहां पे वो सोल्ड आउट कर सकता है, लेकिन देखो सोल्ड करेगा नोटिस देने के बाद। लेकिन अगर बायर सेलर ने रिजर्व रख रखा है राइट कि मैं उसको सोल्ड आउट कर सकता हूँ बिना किसी को नोटिस दिए, तो फिर वो बिना नोटिस करे भी सोल्ड आउट कर सकता है। तो देखो, तीन चीजें, पेरिशेबल नेचर और अगर रिजर्व है तो दोनों में नोटिस देने की जरूरत नहीं। बाकी अगर नो पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम है तो फिर नोटिस देके ही सोल्ड आउट होगा। हु कैन बियर द प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ रीसेल, अगर रीसेल करते हो आप विदाउट नोटिस तो सारे के सारे लॉस सेलर के हो जाते हैं और सारे के सारे प्रॉफिट बायर के हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको नोटिस देना था और आपने नोटिस दे दी नहीं दिया है तो ऐसा होगा ना, वरना तो पेरिशेबल नेचर और रिजर्व वाले में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपने नोटिस दिया है तो सारे के सारे लॉस बायर के होंगे और सारे के सारे प्रॉफिट सेलर के होंगे।
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक एक्शनेबल सेल। तो ऑक्शन सेल क्या होता है? ऑक्शन में हम लोग क्या करते हैं, नीलामी लगाते हैं गुड्स की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्शन सेल। अब ऑक्शन होता क्या है? सेल बाय ऑक्शन एक पब्लिक एफर है जहाँ पे बिडिंग लगाई जाती है और चीजें बेची जाती है। यहाँ पे अगर मान लो एक से ज्यादा गुड्स है तो हर लॉट में गुड्स बिकेंगे और हर लॉट की अलग अलग ऑप्शन होगी। ऑप्शन कब कंप्लीट होती है? जब वो 3 बार ठक 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 बजाता है तभी होती है, हैमर को करता है, या फिर कोई और अदर कस्टमरी मैनर, ठीक है। सेलर कभी भी बिड नहीं कर सकता ऑक्शन में अनलेस और अनटिल उसके पास कोई राइट नहीं हो कि बिडिंग का। अगर राइट है तो वो बिडिंग कर सकता है, राइट नहीं है तो वो बिडिंग नहीं कर सकता। फीचर क्या है ऑक्शन के? द सेल मस्ट बी नोटिफाइड एट रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस के बाद ही सेल होगी। मतलब जैसे कि मान लो उसमें लिखा हुआ है कि 1 करोड़ और मोर, तो 1 करोड़ और मोर में ही आप लोग क्या करोगे? बिडिंग करोगे, उससे कम की बिडिंग नहीं कर सकते। 3 बार नॉक 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 करेगा तो वो ऑक्शन सेल हो जाएगा। अगर आप लोग कोशिश करोगे जबरदस्ती प्राइस को फालतू में बढ़ाने की तो वो ऑक्शन कैंसिल भी हो जाएगा। फिर ये टर्म्स मैंने आपको बोला था, आप लोग कस्टम एक्ट में पढ़ लेना, काफ़ी इजी सी टर्म्स है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया। 4 आवर का चैप्टर अगर आपको हाफ आवर में कवर हो रहा है तो और क्या चाहिए। अच्छे से रिवीजन करना, अपने पेपर की प्रिपरेशन करना, अच्छे से तैयारियाँ करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।